कभी कभी ये सोचना कितना कमाल का लगता है कि हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं। एक ऐसा दौर था जब एक कंप्यूटर पूरे कमरे के बराबर होता था, और आज बिल्कुल। आज वही शक्ति हमारी हथेली में है। बिल्कुल। ये सिर्फ साइज का बदलाव नहीं है, इस सफर ने हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है, खासकर अब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें हकीकत बन रही हैं। हाँ। आज हम कंप्यूटिंग के इसी ब्रह्मांड की एक सैर पर निकलेंगे। हाँ। हम उस डिवाइस से शुरू करेंगे जो शायद अभी किसी की जेब में है, और फिर वहां तक जाएंगे जहां अदृश्य विशालकाय दिमाग हमारी पूरी दुनिया को चला रहे हैं। बिल्कुल। और आज की हमारी बातचीत का मिशन सिर्फ अलग-अलग कंप्यूटरों की एक लिस्ट बनाना नहीं है। हम हर प्रकार के पीछे के मकसद को समझना चाहते हैं। सही बात है। आखिर एक बैंक को एक 3D एनिमेटर से या एक जलवायु वैज्ञानिक से अलग तरह की मशीन की जरूरत क्यों पड़ती है? ये बातचीत कंप्यूटिंग की शक्ति और उसके काम करने के तरीकों के पूरे स्पेक्ट्रम को समझने के बारे में है। और इसके लिए हमारे पास बिल्ट इन का एक बहुत ही दिलचस्प लेख है जो इन अलग-अलग श्रेणियों को बड़ी आसानी से समझाता है। ठीक है, तो चलिए इस सफर की शुरुआत सबसे जानी पहचानी जगह से करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, या जिन्हें हम माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। जी। ये वो मशीनें हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इनका मकसद ही यही है, एक व्यक्ति के इस्तेमाल के लिए, रोजमर्रा के कामों के लिए। और ऐसी कीमत पर जो ज्यादातर लोग दे सकें। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और इस एक श्रेणी के अंदर भी कमाल की विविधता है। सबसे पहले तो है डेस्कटॉप, जो एक ही जगह पे रखा रहता है, एक मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और वो बड़ा सा कंप्यूटर टावर। बिल्कुल नियमित इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। वेब ब्राउजिंग से लेकर गेमिंग और स्ट्रीमिंग तक ये हर काम के लिए एक भरोसेमंद और शक्तिशाली प्रदर्शन देता है। और फिर आता है लैपटॉप। हाँ, जो इसी शक्ति को एक पोर्टेबल रूप देता है। मतलब उसे साथ लेकर कहीं भी जा सकते हैं। जी, इसका फोल्डेबल डिजाइन, रिचार्जेबल बैटरी और वाईफाई जैसी कनेक्टिविटी, ये सब इसे चलते फिरते काम करने के लिए बेहतरीन बनाती है। और फिर वो कंप्यूटर हैं जो शायद हमसे एक पल के लिए भी दूर नहीं होते, हमारे टैबलेट और स्मार्टफोन। ये असल में हमारी जेब में रखे हुए सुपर पावर्ड कंप्यूटर ही हैं। सही बात है। टच स्क्रीन, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये हमेशा इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। और ये सिर्फ मैसेजिंग या वेब ब्राउजिंग के लिए नहीं है। इनमें जीपीएस, हाई डेफिनेशन कैमरा और इतने सारे सेंसर्स होते हैं कि ये हमारी दुनिया से इंटरैक्ट करने का एक जरिया बन गए हैं। हाँ, और इन्हें देखकर ये सोचना दिलचस्प है कि ये कहाँ से आए हैं। बिल्कुल। मतलब आज के स्मार्टफोन से पहले 90 के दशक में हैंडहेल्ड कंप्यूटर हुआ करते थे। हाँ, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट यानी पीडीए। पीडीए, सही। मुझे याद है मेरे पास एक पाम पायलट था। उस पे एक छोटी सी कलम यानी स्टाइलस से लिखना भविष्य की बात लगती थी। हाँ, उस जमाने में तो ये क्रांति ही थी। आज शायद ये मजाक लगे, लेकिन उस जमाने में अपने सारे कॉन्टैक्ट्स और कैलेंडर को एक छोटी सी डिवाइस में रखना एक बहुत बड़ी बात थी। तो वो आज के स्मार्टफोन के दादा परदादा थे, कह सकते हैं। और ये विकास रुका नहीं है, बल्कि अब तो ये हमारे शरीर का हिस्सा बनता जा रहा है। मेरा मतलब है वेरेबल्स से। स्मार्ट वॉच और फिटनेस ट्रैकर। हाँ, बिल्कुल। ये शरीर पर पहने जाने वाले इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस हैं। आसान भाषा में समझाएंगे? मतलब ये ऐसे छोटे कंप्यूटर हैं जो हर वक्त इंटरनेट से जुड़े रहते हैं और डेटा भेजते रहते हैं। ये बायोफीडबैक सेंसर का इस्तेमाल करके हमारी दिल की धड़कन, हमारे कदमों और यहाँ तक कि हमारी नींद को भी ट्रैक करते हैं। तो कंप्यूटिंग अब सिर्फ हमारे डेस्क पर या जेब में नहीं है। नहीं, ये हमारे साथ चल रही है, हमारी कलाई पर बंधी है। ये तो हुई व्यक्तिगत इस्तेमाल की बात, लेकिन जब काम का पैमाना बड़ा हो, जब कोई ऐसा काम हो जिसे मेरा लैपटॉप नहीं कर सकता, जैसे किसी नई कार का 3D मॉडल डिजाइन करना या किसी बड़ी फिल्म के लिए विजुअल इफेक्ट्स बनाना, तब हम एक अलग दुनिया में कदम रखते हैं। और उस दुनिया का दरवाजा है वर्कस्टेशन। इसे एक आम कार और एक फॉर्मूला 1 रेस कार के फर्क की तरह समझिए। अच्छा। दोनों गाड़ियां हैं, लेकिन एक खास और बहुत डिमांडिंग मकसद के लिए बनी है। वर्कस्टेशन भी ऐसा ही है। ये 3D मॉडलिंग, वैज्ञानिक सिमुलेशन और बहुत बड़े डेटा के विश्लेषण जैसे कामों के लिए डिजाइन किया गया है। एक हाई परफॉर्मेंस सिस्टम है। तो इसे एक सामान्य डेस्कटॉप से अलग क्या बनाता है? क्या इसमें सिर्फ ज्यादा तेज प्रोसेसर होता है? उससे कहीं ज्यादा। वर्कस्टेशन में एक बहुत शक्तिशाली सीपीयू यानी उसका दिमाग होता है। ठीक है। सामान्य पीसी से कहीं ज्यादा रैम यानी उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, ताकि वो एक साथ बहुत सारी जटिल जानकारी को संभाल सके। और सबसे जरूरी, खास तौर पर बनाए गए जीपीयू होते हैं जो ग्राफिक्स को संभालने में माहिर होते हैं। अच्छा, तो ये एक बार में एक ही यूजर के लिए होते हैं? हाँ, लेकिन वो यूजर अक्सर 2-3 स्क्रीन पर एक साथ काम कर रहा होता है।
हालांकि ये भी सच है कि जैसे जैसे पर्सनल कंप्यूटर ज्यादा शक्तिशाली हो रहे हैं, एक बहुत अच्छे गेमिंग पीसी और एक बेसिक वर्कस्टेशन के बीच का अंतर थोड़ा कम होता जा रहा है। ठीक है, तो वर्कस्टेशन एक व्यक्ति के लिए सुपर पावर्ड मशीन है, लेकिन उन कंप्यूटरों का क्या जो एक साथ सैकड़ों या हजारों लोगों को सेवा देते हैं? हम अक्सर सुनते हैं सर्वर डाउन है। ये सर्वर आखिर है क्या भला? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है क्लाइंट सर्वर मॉडल। अच्छा। एक रेस्टोरेंट की तरह सोचिए। आप यानी क्लाइंट टेबल पर बैठकर ऑर्डर देते हैं। वेटर यानी नेटवर्क आपका ऑर्डर लेता है और उसे किचन यानी सर्वर तक पहुंचाता है। और किचन खाना तैयार करके वापस भेजता है। बिल्कुल। सर्वर भी यही करता है। ये एक विशेष मशीन है जो एक नेटवर्क में दूसरे कंप्यूटरों यानी क्लाइंट से अनुरोध लेती है और उन्हें जानकारी या सेवा प्रदान करती है। तो इसका मतलब है कि जब भी हम कोई ऐप इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्पॉटिफाई, तो हमारा फोन एक क्लाइंट है जो स्पॉटिफाई के सर्वर से गाने मांग रहा है। बिल्कुल सही। या जब मैं नेटफ्लिक्स पर कुछ देखती हूँ तो मैं दरअसल उनके सर्वर से एक मूवी स्ट्रीम करने का अनुरोध कर रही हूँ। जी हाँ, मतलब हम तो हर पल इन सर्वरों से घिरे हुए हैं, भले हम उन्हें देख ना पाएं। बिल्कुल। वेब होस्टिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, ईमेल सेवाएं, फाइल स्टोरेज, ऑनलाइन गेमिंग, ये सब सर्वर पर ही चलता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद इंटरनेट। इंटरनेट कोई एक चीज नहीं है, ये दुनिया भर में फैले लाखों सर्वरों का एक विशाल नेटवर्क है जो एक दूसरे से और हम जैसे क्लाइंट से लगातार बात कर रहे हैं। हर एक क्लिक के पीछे कहीं ना कहीं कोई सर्वर काम कर रहा होता है। ठीक है, सर्वर तो एक साथ कई लोगों को संभालते हैं, लेकिन क्या होता है जब आपको एक ही मशीन पर हजारों या लाखों लोगों के लिए एक साथ काम करना हो? हाँ, तब हम एक अलग ही दुनिया में कदम रखते हैं। और उस दुनिया में पहुंचने से पहले एक और दिलचस्प श्रेणी है जिसका जिक्र स्रोत में है, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर? ये क्या थे? ये 1960 और 70 के दशक में बहुत लोकप्रिय हुए। ये एक माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन आगे जिनकी हम बात करेंगे उन मेन फ्रेम से छोटे थे। अच्छा, इनकी खासियत ये थी कि ये अक्सर किसी एक बहुत ही स्पेशल काम के लिए समर्पित होते थे। जैसे किसी फैक्ट्री में मशीनों को नियंत्रित करना या किसी लैब में वैज्ञानिक उपकरणों से डेटा इकट्ठा करना। समझ गई। और अब आते हैं कंप्यूटिंग के असली दिग्गजों पर, मेन फ्रेम। जब हम बड़े कमरे के आकार के कंप्यूटरों के बारे में सोचते हैं तो हम अक्सर मेन फ्रेम की ही कल्पना कर रहे होते हैं। हाँ, ये रेफ्रिजरेटर के आकार की अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली मशीनें हैं। लेकिन इनकी असली ताकत सिर्फ इनकी प्रोसेसिंग पावर नहीं है, है ना? बिल्कुल नहीं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो मेनफ्रेम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं विश्वसनीयता और सुरक्षा। विश्वसनीयता मतलब? ये मशीनें कभी बंद न होने के लिए बनाई गई हैं। ये किसी बैंक के भरोसेमंद, कभी न रुकने वाले दिल की तरह हैं। अच्छा। स्रोत में एक हैरान कर देने वाला तथ्य है, दुनिया के लगभग सभी क्रेडिट कार्ड लेन देन आज भी इन्हीं मेन फ्रेम कंप्यूटरों द्वारा संभाले जाते हैं। एक मिनट, क्या कहा आपने? जी हाँ। मतलब आज भी इस क्लाउड और एआई के जमाने में हमारा पूरा वैश्विक वित्तीय सिस्टम दशकों पुरानी तकनीक पर टिका है? बिल्कुल। ये तो अविश्वसनीय है। ऐसा क्यों है? कोई नई बेहतर टेक्नोलॉजी नहीं है क्या? यही सवाल ही इसकी खूबी को बताता है। जब बात हमारे पैसों की होती है तो हम सबसे नई और चमकीली तकनीक पर भरोसा नहीं करते हैं। हम उस पर भरोसा करते हैं जो सालों से काम कर रही है। हाँ, हम उस तकनीक पर भरोसा करते हैं जो 50 सालों से बिना रुके बिना गलती किए काम कर रही है। ये विश्वसनीयता ही मेन फ्रेम का असली सुपर पावर है। ये उन कामों के लिए बनाए गए हैं जहां एक सेकंड की भी गलती या रुकावट की कोई गुंजाइश नहीं होती। जैसे बैंकिंग, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम या बीमा कंपनियों के विशाल डेटाबेस। ये एक सेकंड में लाखों लेनदेन को सुरक्षित रूप से प्रोसेस कर सकते हैं। ये तो वाकई कमाल की बात है। तो मेन फ्रेम का मकसद है विश्वसनीयता, लेकिन अगर मकसद सिर्फ और सिर्फ रफ्तार हो तो जब आपको दुनिया की सबसे जटिल समस्याओं को हल करना हो तब हम किसके पास जाते हैं? तब हम पहुंचते हैं कंप्यूटिंग के शिखर पर, सुपर कंप्यूटर। इनके नाम में ही सब कुछ है। बिल्कुल। ये दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर हैं और इन्हें एक ही मकसद के लिए बनाया गया है, अविश्वसनीय गति से गणना करना। और ये इतने तेज कैसे होते हैं? वे एक बहुत ही चतुर तकनीक का उपयोग करते हैं जिसे समानांतर प्रसंस्करण यानी पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। समानांतर प्रसंस्करण? इसे ऐसे समझिए जैसे आपको 10,000 पन्नों की एक किताब पढ़नी है। हाँ बिल्कुल। आप अकेले पढ़ेंगी तो शायद महीनों लगेंगे। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर आप हर पन्ना एक अलग व्यक्ति को दें और सब एक साथ पढ़ें तो काम मिनटों में हो जाएगा। अच्छा। सुपर कंप्यूटर ठीक यही करता है।
ये किसी भी बड़ी समस्या को हजारों या लाखों छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उन सभी को एक साथ हल करता है। और इनकी गति कितनी होती है? स्रोत कहता है कि ये प्रति सेकंड 1 क्विंटिलियन गणनाएं कर सकते हैं। हाँ। ये संख्या इतनी बड़ी है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। मतलब 1 के बाद 18 शून्य। जी। और इस अविश्वसनीय गति का उपयोग उन समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है जो किसी भी दूसरे कंप्यूटर के लिए असंभव हैं। जैसे कि जलवायु परिवर्तन के विस्तृत मॉडल बनाना, ताकि हम समझ सकें कि भविष्य में मौसम कैसा होगा। अच्छा। या ब्रह्मांड के जन्म से लेकर अब तक के विकास का अनुकरण करना। इनका उपयोग परमाणु हथियारों के परीक्षण का सिमुलेशन करने या बहुत जटिल एन्क्रिप्टेड संदेशों को तोड़ने के लिए भी किया जाता है। तो ये विज्ञान और राष्ट्रीय सुरक्षा के सबसे शक्तिशाली उपकरण हैं, कह सकते हैं। और जब आप कहते हैं कि ये जलवायु परिवर्तन का मॉडल बनाते हैं, तो इसका मतलब है कि इन मशीनों पर की गई गणनाओं के नतीजे ही यह तय करते हैं कि दुनिया भर की सरकारें पर्यावरण को लेकर क्या नीतियां बनाती हैं, जिनका सीधा असर हम सब पर पड़ता है। बिल्कुल, ये सिर्फ अकादमिक काम नहीं है। नहीं, ये वो कंप्यूटिंग है जो हमारी दुनिया के भविष्य को आकार देती है। तो इन सब का क्या मतलब है? हमने एक शानदार सफर तय किया है। हमारी हथेली में मौजूद स्मार्टफोन से लेकर प्रोफेशनल्स के वर्कस्टेशन, इंटरनेट की लीड की हड्डी यानी सर्वर, और फिर बैंकिंग के भरोसेमंद मेनफ्रेम से लेकर विज्ञान के सबसे तेज दिमाग वाले सुपर कंप्यूटर तक। ये साफ है कि कंप्यूटर कोई एक चीज नहीं है। नहीं, हर काम के लिए एक सही उपकरण होता है, और कंप्यूटर का प्रकार उसके विशिष्ट कार्य से ही परिभाषित होता है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया, और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प और विचारों तेजक सवाल की ओर ले जाता है। वो क्या? स्रोत इन श्रेणियों को बहुत साफ तौर पर अलग अलग बताते हैं, जो कि सही भी है। लेकिन जैसे जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी तकनीक बढ़ रही है, ये सवाल धुंधला होता जा रहा है कि कंप्यूटर वास्तव में है कहाँ। ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब मैं अपने फोन पर कोई जटिल AI फोटो एडिटर चलाती हूँ, तो क्या असली काम मेरा फोन कर रहा है, या दुनिया के दूसरी तरफ किसी डेटा सेंटर में रखा एक विशाल सर्वर फार्म? ठीक यही सवाल है। क्या हम सभी बस एक वैश्विक अदृश्य सुपर कंप्यूटर से जुड़े हुए टर्मिनलों का उपयोग कर रहे हैं? आज कंप्यूटिंग की असली शक्ति शायद किसी एक डिवाइस में नहीं, बल्कि उस नेटवर्क में है जिससे हम जुड़े हुए हैं। सही बात है। ये कंप्यूटिंग के भविष्य के बारे में एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, जहां शायद ये सारी श्रेणियां एक बड़े वितरित नेटवर्क में विलीन हो जाएंगी। और हम शायद मेरा कंप्यूटर कहना बंद कर देंगे। हाँ, और सिर्फ कंप्यूटिंग पावर की बात करेंगे, जिसे हम अपनी जरूरत के हिसाब से कहीं भी, कभी भी इस्तेमाल कर सकेंगे।